हेलो बच्चों, आप सभी को आज की कक्षा की शुरुआत करने के पहले एक शुभकामना कि आज आपको इस कक्षा से वो फ़ायदा मिले जिससे आप वास्तव में न केवल अपने बोर्ड की परीक्षाओं में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छे अंक अर्जित कर सकें। हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं वो अभी प्रजनन या मानव प्रजनन कह सकते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक है हमारा। हम उसी यूनिट के साथ अभी चल रहे हैं। आज कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हम लेंगे जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस है या फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब भ्रूण के जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो झिल्लियाँ हैं, उन पे 2017 में नीट में एक सवाल आया था। जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं वो कितनी होती हैं, कैसे होती हैं। फिर कुछ बात हम करेंगे जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो कैसे होते हैं। कभी कभी इनमें भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी अंडे खाते हैं ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अंडा सभी ने देखा है। जैसे मैं बात करती हूँ अंडे की या एग की, तो आपके सामने एक पिक्चर, एक इमेजिनेशन आती है। आप कल्पना करते हैं कि वो जो एग है वो चिकन एग ही है और वो बर्ड एग, मैं कहूँ अगर वैज्ञानिक भाषा में, तो वो बर्ड का एग है। लेकिन एग फॉर्मेशन तो सभी लेवल पे होता है, ठीक है। तो आज हम कुछ टाइप्स ऑफ एग्स की भी बात करेंगे। भ्रूण में हमने ऑर्गेनोजेनेसिस देखा, 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है, ये हमने देखा। आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन्स की, झिल्लियों की, थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। तो हम टाइप्स ऑफ एग की बात करेंगे, हम मेम्ब्रेन की बात करेंगे, फीटल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, मतलब भ्रूण की जो झिल्लियाँ हैं उनकी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस की। तो आइए हम देखते हैं कि भ्रूण में कितनी झिल्लियाँ होती हैं। आपको ये भ्रूण के मेम्ब्रेन्स दिख रहे हैं। भ्रूण के मेम्ब्रेन में आप देखिए, एक एमनियन दिख रहा है, कोरियन दिख रहा है, सबसे ऊपर में आपको कोरियन दिखेगा, एमनियन दिखेगा और एलेंटॉइस दिखेगा। तो ये जो 3 झिल्लियाँ दिख रही हैं, इनमें का सवाल था कि ये बनती कैसे हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस हमने किया था, सारे ऑर्गन्स बनते हैं, तो भ्रूण की जो झिल्लियाँ होती हैं वो भी तो एक अंग है, वो भी एक अंग है। उस अंग का निर्माण कैसे होता है, तो ये जो अंगों का निर्माण है इसमें 2 तरह की जो लेयर हैं, जो 2 तरह की सतहें हैं, वो अपना योगदान देती हैं। सबसे पहले देखिए तो एमनियन। एमनियन जो बनता है वो मेसोडर्म और एक्टोडर्म से मिलकर बनता है। अब एमनियन में बाहर की तरफ क्या होता है, तो बाहर की तरफ मेसोडर्म होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, तो अंदर की तरफ एक्टोडर्म होता है। फिर कोरियन जो है, कोरियनिक लेयर या कोरियन मेम्ब्रेन, इसमें बाहर की तरफ क्या होता है। अभी बिल्कुल वाली बात उलट गई, जो एमनियन में था वो बिल्कुल उलट गया। अब कोरियन में एक्टोडर्म बाहर की तरफ हो गया और मेसोडर्म अंदर की तरफ हो गया। मतलब ये आपको 2 तरह से याद रखना है। एक तो कौन कौन सी लेयर हैं, तो मेसोडर्म और एक्टोडर्म है। तो मेसोडर्म और एक्टोडर्म तो कोरियन में भी है, एमनियन में भी है, लेकिन उनका सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस आप देखो, एमनियन में मेसोडर्म बाहर है और एक्टोडर्म अंदर है, लेकिन कोरियन में बिल्कुल उलट है, एक्टोडर्म बाहर है और मेसोडर्म अंदर है। अब बचती है मेम्ब्रेन एलेंटॉइस। एलेंटॉइस में अब एक्टोडर्म नहीं है, तो मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, लेकिन मेसोडर्म इसमें बाहर की तरफ है। तो ये सिमिलैरिटी किसके साथ हो गई, एमनियन के साथ हो गई, पर इसमें एक्टोडर्म नहीं है, तो अदर देन एक्टोडर्म अब इसमें क्या हो गया, एंडोडर्म। तो याद रखने के लिए आपको 3 पॉइंट्स मैं बताती हूँ।
पहला तो दो दो लेयर तीनों में है। अब आइए, ये जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं इनकी ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए आप कैसे याद रखेंगे, हाउ टू रिमेंबर द पॉइंट्स। तो आई गिव यू 3 ट्रिक्स। नंबर 1 कि तीनों मेम्ब्रेन दो दो लेयर से मिलके बनी है और मेसोडर्म सभी में है, मेसोडर्म कॉमन है। मतलब आप चाहे बात एमनियन की करें, चाहे कोरियन की करें, चाहे एलेंटॉइस की करें, सभी में मेसोडर्म है। और ये एक पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट दो दो लेयर से मिलके बनी है, मतलब मेसोडर्म तो कॉमन हो गया, तो मेसोडर्म के साथ एक्टोडर्म या एंडोडर्म है, तो 2 में एक्टोडर्म चला गया और एंडोडर्म किस में आया। अब ये थर्ड पॉइंट है, तो एंडोडर्म एलेंटॉइस में है, मतलब एमनियन और कोरियन मेसोडर्म और एक्टोडर्म से बना है। तो जो एमनियन और कोरियन है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म से बना है, लेकिन उनका सीक्वेंस कैसा है। तो आप देखिए कि एमनियन में मेसोडर्म बाहर है और एक्टोडर्म अंदर है, कोरियन में एक्टोडर्म बाहर है और मेसोडर्म अंदर है, जबकि एमनियन में बिल्कुल उल्टा है, मेसोडर्म बाहर है और एक्टोडर्म अंदर है। अब एलेंटॉइस में क्या है स्थिति, मेसोडर्म अंदर हुआ, मेसोडर्म बाहर हुआ और एंडोडर्म अंदर हुआ, तो एंडोडर्म को हम ऐसे भी अंदर मानते हैं। तो 3 बातें आपको समझ आ गई। मेसोडर्म तीनों में कॉमन है, एंडोडर्म केवल पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, एलेंटॉइस में, एक्टोडर्म बाकी दोनों में है, कोरियन और एमनियन में। एमनियन में मेसोडर्म बाहर है और कोरियन में एक्टोडर्म बाहर है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? सभी को ये बात समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडों के कितने प्रकार हो सकते हैं? जिस अंडे की बात आप करते हैं, जिस एग की बात आप करते हैं, व्हेन यू ब्रेक इट डाउन या आप बॉईल करते हैं, तो यू गेट द येलो पार्ट। जब आप उसको तोड़ते हैं, जब आप उसको निकालते हैं उसका जूसी पार्ट, तो क्या निकलता है, अंदर से एक येलो पार्ट निकलता है। उसको आप क्या कहते हैं? योक कहते हैं। और वो जो योक है वो एडिबल पार्ट है, वो पसंद करते हैं कई लोग, ठीक है। कभी कभी इस योक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत कम होती है, थोड़ी सी होती है या बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन बिल्कुल नहीं होने में भी योक का रूडिमेंट्स दिखता है, और ऐसे में योक अगर नहीं होता तो उसको हम एल लेसिथल कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रही हूं। एल लेसिथल जब योक नहीं है, जब योक नहीं है उसको हम एल लेसिथल कहते हैं। और इस एल लेसिथल एग का उदाहरण है मनुष्य। लेकिन जब आप डायग्राम में देखेंगे तो बकायदा आपको यहाँ देखिए ये रूडिमेंट्स दिख रहा है एक धागे की तरह, और छोटा सा एक पार्ट दिख रहा है, और ये जो पार्ट है ये इसको योक करके लेबल किया हुआ है। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, इस कंफ्यूजन से, इस संदेह से दूर निकलना है, क्योंकि योक रूडिमेंट्री है यहाँ मनुष्य के एग में, इसलिए हम इसको एल लेसिथल कहते हैं। फिर है मेसोलेसिथल, थोड़ा सा होगा पार्ट, थोड़ा पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे मेसोलेसिथल। और मेसोलेसिथल का उदाहरण है फ्रॉग, मेंढक। माइक्रोलेसिथल बहुत ही थोड़ा होगा, इसका उदाहरण है स्टारफिश। और मेगालेसिथल जिसको आप बड़े एंजॉय करके खाते हैं वो है बर्ड्स का एग। तो 2 चीज़ें अभी हमने देखी एसटीडी में जाने के पहले या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में जाने के पहले। पहले तो देखा फीटल मेम्ब्रेन और दूसरा देखा टाइप्स ऑफ एग, ठीक है। फीटल मेम्ब्रेन में हमने 3 मेम्ब्रेन को इंक्लूड किया, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस। ये नीट 2017 का सवाल था। और टाइप्स ऑफ एग में
हमने देखा एलेसिथल, मेसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल। रेप्टिलियन एग्स को क्लीडोइल एग भी कहा जाता है। तो कभी कभी रेप्टिलियन के, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की उसमें बड़ी मजबूत सी लेयर होती है, तो वो भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ योक। एलेसिथल मनुष्य का जो एग है उसके अंदर आता है, और बर्ड का जो एग है मेगालेसिथल, जिसमें बहुत ज़्यादा योक होता है। अब हम प्रवेश करते हैं अपनी कक्षा के दूसरे भाग में, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। इनमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो ट्रेडिशनली ये ट्रांसमिट हो जाएं सेक्स पार्टनर के साथ में, और इनका दूसरा नाम हम कहते हैं वेनरियल डिजीजेस या वीडी। दूसरा एसटीडी, जो कि आपके पार्टनर्स के साथ में कई तरह के ट्रांसफ्यूज़न से, या तो फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़न हो जाए, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर गलत तरीके से हो गया इन्फेक्टेड पार्टनर से, या मदर को है तो फीटल जो एम्ब्रायो है, जो बेबी है, उसको प्लेसेंटा के थ्रू हो गया, या कहीं किसी पेशेंट के हाथ में कोई ब्लड इंजरी है, कट है, और वो ब्लड कभी किसी तरीके से या तो ओरली या किसी और तरह से ट्रांसफ़र हो गया, तो भी वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के साथ साथ वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। ऐसी दो डिजीज़ेज़ हैं जिनका हम नाम जानते हैं। एक तो है एड्स और दूसरा है हेपेटाइटिस। दोनों ही फेटल हैं। जो दूसरे ग्रुप की हम चर्चा कर रहे थे वेनरियल डिजीज़ेज़ में, उनमें आता है क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस और साथ ही साथ कॉन्क्राइट एंड जेनाइटल वॉर्ट्स। इस ग्रुप को हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले लेते हैं एड्स। एड्स जैसे ही हमने कहा तो इट इज़ नोन टू एवरीवन, सबको पता है एड्स फेटल डिजीज़। 1981 में पहला केस आया था। आज तक कोई इलाज कारगर नहीं, आज तक इसका कोई वैक्सीन नहीं, एंड इट इज़ रियली एन अनफॉर्चुनेट ड्रेडफुल डिजीज़। क्यों? ऐसा क्या खास है इस डिज़ीज़ में? बहुत तमाम तरह के विज्ञापन भी आते हैं। आपने देखा होगा कि जो एड्स के मरीज़ हैं, एक तो बड़ा अचिर परिचित विज्ञापन आता है कि एड्स के उस मरीज़ को आपने नौकरी से निकाल दिया, तो ये गलत है इस बात को लेकर के, क्योंकि ये टच से नहीं फैलता। इसमें जैसे आप एक अभी डिज़ीज़ को फेस कर रहे हैं, कोरोना को, ये इन्फेक्शियस है पर ये टच से फैलता है, लेकिन एड्स के केस में टच से नहीं फैलता। फिर क्या होता है? एड्स की बात मैं अगर करूं आपको, तो 15 साल तक इसके कोई सिम्टम भी नहीं दिखते। इमेजिन, इवन फॉर कंटिन्यूस 15 ईयर्स अगर सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, तो हाउ कम अ पेशेंट इज अवेयर कि उसको एड्स है? ये सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पेशेंट को पता ही नहीं है, 15 साल तक डोरमेंट स्टेज में है। दूसरी बात, ये खतरनाक क्यों होता है? आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब, यहाँ देखिए सेंट्रल डॉगमा दिख रहा है, तो डीएनए जो है, डीएनए से आरएनए बनता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से डीएनए नहीं बनता। अगर आरएनए से डीएनए बनता है तो इसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे क्वेश्चन था नीट 2019 में, और सेंट्रल डॉगमा पे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 14 में क्वेश्चन आया है, 15 में क्वेश्चन आया है, उसके बाद भी सवाल आया है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, पर आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो जो एड्स के वायरस हैं
वो क्या वायरस है? HIV वायरस। आप देखिए, अब ये वायरस है और एड्स का फुल फॉर्म ही आप क्या लिख रहे हो? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप ये एड्स का फुल फॉर्म लिख रहे हो। जो वायरस है वो रेट्रोवायरस फैमिली का है, मतलब बैक टू फ्रंट ये मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ? रेट्रोवायरस माने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहा है और ये RNA वायरस है। तो इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? RNA हुआ, नॉट DNA। और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA। पॉइंट टू बी नोटेड, हम बात कर रहे हैं एड्स इन ह्यूमन की। तो अब ये जो वायरस हैं ये कैसे आए, इनकी एंट्री क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनका प्रॉपिंग अप पीरियड क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो इनकी जो एंट्री होती है वो कैसे होती है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, मतलब जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड है उसकी डेफिशिएंसी है। हमारे शरीर में वो इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब इम्यूनिटी कम हो गई तो क्या होगा? आप घर से निकले और थोड़ी सी बारिश पड़ गई, थोड़ी धूल उड़ गई, आपको सर्दी लग गई, जुकाम हुआ। अब वो जुकाम चूंकि इम्यूनिटी है तो 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा, पर अगर इम्यूनिटी नहीं है तो क्या होगा? वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड। यही होता है एड्स के केस में। चूंकि इम्यूनिटी खत्म हो जाती है तो थोड़ी सी खांसी ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ा सा एलर्जी अस्थमा बना लेता है, थोड़ी सी सर्दी निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ा सा फीवर वो पीरियोडिकल क्रॉनिकल फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसका कोई चेक पॉइंट नहीं मिलता, इम्यूनिटी नहीं है शरीर में। आखिर ये इम्यूनिटी कम कैसे हुई? हमारे शरीर में इम्यूनिटी 2 तरह से मेंटेन होती है। कैसे मेंटेन होती है? लिम्फोसाइट सेल्स, 2 लिम्फोसाइट्स B और T, मतलब जो बोन मैरो है वहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं और वहीं ग्रो कर रहे हैं तो वो B लिम्फोसाइट हो गए। लेकिन वहाँ तो बने, वहाँ पर बॉर्न हुए और आके थाइमस में, जो कि चेस्ट ग्लैंड है, थाइमस में आकर के अगर वो ग्रो करते हैं तो उनको हम T लिम्फोसाइट्स कहते हैं। T लिम्फोसाइट्स हेल्पर सेल्स कहलाती है। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा, आपके घर में 6 मेंबर हैं, पर एक जो मेंबर है, बाकी 5 मेंबर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, इधर उधर यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। जो 6वां मेंबर है वो बहुत एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, पर वो, आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको भी हेल्प कर रहा है, आपके घर में कुकिंग हो रही है तो वो किचन में हेल्प कर रहा है, बाजार जाना है तो शॉपिंग में हेल्प कर रहा है। मतलब वो एक कॉमन फैक्टर है और वो 6वां मेंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना सारे काम अधूरे हो जाते हैं। ऐसा ही हेल्पर टी सेल्स है, इसको हम हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। इट डज नॉट मेंटेन डायरेक्ट इम्यूनिटी बट इट सपोर्ट्स बी सेल्स टू मेंटेन इम्यूनिटी इन द बॉडी। मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो बी सेल्स की भी कैपेसिटी कम हो जाएगी और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाएगी। अब इस केस में टी सेल्स जो हैं, जो हेल्पर टी सेल्स हैं, वो हमारे नेल टिप्स में तो बैठे नहीं हैं, यहाँ बालों में तो बैठे नहीं हैं कि भाई एक वायरस आया और यहाँ पर अटैक कर गया। नहीं, अब इनकी एंट्री बहुत खास तरीके से होती है। कैसे होती है? ड्यूरिंग सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है उस समय जो फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो फ्लूइड अंदर जाके इस टी सेल्स का एक रिसेप्टर होता है, उसको हम बोलते हैं CD4। इस पे सवाल आता है, 15 में पूछा है, 18 में पूछा है। तो CD4 रिसेप्टर्स, और अब तो खैर एम्स मर्ज हो गया, पर एम्स का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, रिसेप्टर्स ऑफ टी सेल्स। तो ये CD4 जो है
ये इसका रिसेप्टर होता है, किसका, टी सेल का। ये क्या करता है, जो वायरस है HIV वायरस उस CD4 के थ्रू, ये CD4 है और इसके थ्रू एंटर किया और यहाँ पर टी सेल्स है और टी सेल को खत्म किया। कैसे? ये खुद RNA वायरस है। तो पहले इसने एक सेल में एंट्री मारी और क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको बताया क्या है, RNA से DNA का बनना। और इसके पास ज़बरदस्त टूल होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, जिसको हम GP140 या GP48 ऐसा करके नाम देते हैं। GP17 भी है, 21 भी है, ऐसे हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के इसके अंदर टूल होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, RNA से DNA बन गया और DNA तो हमारा भी सेल स्ट्रक्चर है और ये DNA ने कॉपी कर ली ह्यूमन DNA की। अब वो DNA रेप्लिकेट करेगा, नहीं करेगा? एक सेल में ये एंट्री किया थ्रू सीमेन, थ्रू सेक्सुअल फ्लूइड कॉन्टैक्ट, और वो एक सिंगल सेल अब रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेशन के थ्रू इतने नंबर ऑफ कॉपीज बन जाते हैं कि बॉडी के सारे लिम्फ नोड्स में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। बस इतना ही है एड्स का काम। अब ये इम्यूनिटी जब खत्म होती है तो शुरुआत में बिल्कुल पता नहीं लगता। जैसे आपको क्या पता चला कि आपके अंदर की इम्यूनिटी खत्म हो गई? जब सर्दी के वायरस, राइनो वायरस अटैक करते हैं तब समझ आता है कि अब उनसे कोई फाइट करने वाला लिम्फोसाइट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि CD4 के थ्रू T4 सेल्स खत्म और T4 अब हेल्प नहीं कर रहा है B सेल्स को। तो जो B लिम्फोसाइट्स हैं अब वो काम नहीं कर रही हैं। तब पेशेंट रश फॉर द टेस्ट। बाय द टाइम द पेशेंट गेट्स इट पॉजिटिव, सारी लिम्फोसाइट्स डैमेज हो चुकी होती हैं। दिस इज अ रीजन कि ये डिजीज फेटल है और ये एसिम्टोमेटिक स्टेज 10 से 15 साल तक भी हो सकती है। बहुत थोड़ी सी मेडिसिन है इसके लिए जो केवल थोड़ा सा डेथ को डिले करती हैं। दैट दोज मेडिसिन्स मे डिले द डेथ, लेकिन क्योर नहीं करती। दिस नो क्योर, दिस ओनली डिलेइंग द डेथ। मृत्यु थोड़ी सी टल जाती है बस, पर इम्यूनिटी रिकवर नहीं होती। और जो एड्स का पेशेंट है वो धीरे 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 स्लोली इट मूव्स टुवर्ड्स द डेथ। इतनी फेटल, इतनी ड्रेडफुल डिजीज है। अब बच्चों तीसरा पार्ट आता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस। पहला प्रिकॉशन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिकॉशन इज मेडिटेशन। कीपिंग योर माइंड एंड हार्ट वेरी प्योर। सबसे पहला आपका गाइडलाइन तो आपका हार्ट एंड माइंड है, उसके लिए आपको मेडिटेशन चाहिए। एंड यू नो when to go for the act, when not to go for the act, when to go for the which partner you should go for the act and with which partner you should not go for the act. ये first and foremost. And after that, ठीक है, protective contacts. Then दूसरे भी तरीके हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से अगर ये डिजीज़ आ रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय हमेशा इट शुड बी चेक्ड, क्योंकि अगर आप ब्लड बैंक से ले रहे हैं तो इट हैज़ टू बी चेक्ड। अगर आप डायरेक्टली किसी रिलेटिव से ले रहे हैं तो रिलेटिव शुड बी चेक्ड। यू मस्ट अवॉइड ईटिंग आउटसाइड। देर आर इंसिडेंसेस व्हेन पॉपुलर vendors of the, you may talk about roadside, you may talk about the 5-star hotels. Popular chef, popular vendors के हाथ में, उंगली में छोटा सा कट पड़ गया प्याज काटते हुए और कस्टमर को डिशेस देना है,
तो वो क्या करेगा? रेस्टोरेंट क्लोज डाउन ऐसा लगा देगा क्या? नहीं, कट गया, वो तो प्याज काटना शुरू करेगा ना। वन सिंगल ड्रॉप ऑफ दैट इन्फेक्टेड ब्लड, जो आपको उस समय बिल्कुल टेस्टी लगेगा सैलड में, गार्निशिंग में, may get entry for CD4 रिसेप्टर, और वो CD4 रिसेप्टर हेल्पर टी सेल्स को डैमेज करेगा, और विद इन फ्यू आवर्स जिस इवेंट को आप सेलिब्रेट कर रहे थे वही आपका कॉज ऑफ डेथ बन सकता है। तो दूसरा प्रिकॉशन, मस्ट नॉट ईट आउटसाइड, मस्ट नॉट ईट आउटसाइड। और घर में भी हाथ का बना भोजन खाइए। नो कुक शुड बी अलाउड। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं अगर इस डिजीज से लड़ना है तो। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1981 में ये डिजीज कॉट हुई, पहला केस आया, आज देख लीजिए 2020 है। कहीं इसके वैक्सीन का, इलाज का, क्योर का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। The only thing, prevention is better than cure and your immunity is in your hand. तो with this एड्स की चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे हेपेटाइटिस के साथ। तो हेपेटाइटिस ABCDE कई तरह के होते हैं, लेकिन एक खास हेपेटाइटिस ही STD के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो ये चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।